हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? प्रैक्टिस शीट एनी डाउट्स? प्रैक्टिस शीट 1, प्रैक्टिस शीट 2, मिसलेनियस चैप्टर 9। बताओ किसी पार्ट में डाउट है? ये डिस्कशन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। किसी में कोई डाउट हो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कशन करना है तो उसको हम कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं है कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने रिलेशन और फंक्शन वाले में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, है ना। और अभी तक जो हम लोग रिलेशन पढ़ते आए हैं उसके अलावा हम लोगों ने कुछ अलग टाइप का एक रिलेशन पढ़ा जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। उसे हम क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने बस यही इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीजें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में ये 3 पार्ट रहता है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, है ना। क्योंकि अगर इक्विवेलेंस पूछेगा तो ये तीनों चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर हमारा एक रिलेशन जो है, कोई भी एक रिलेशन अगर हमारा A रिलेटेड टू B है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं? A रिलेटेड टू A। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? B रिलेटेड टू A, है ना, समझ में आ रहा है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं? A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? A इज रिलेटेड टू C। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वाले पार्ट में हम लोग चेक करते हैं। और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए थे, है ना। एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में बाकी सारे 4-5 क्वेश्चन थे करने के लिए मिला था। किसी क्वेश्चन में डाउट है कोई? 1.1 में बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट? ठीक है, इसके बाद इसी में हम लोगों ने एक इक्विवेलेंस क्लास भी बनाया था, याद होगा आपको, है ना। तो इसी में हमने एक इक्विवेलेंस क्लास भी डेवलप किया था। और इक्विवेलेंस क्लास को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई एक एलिमेंट, मान लो A0 चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर A0 का इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वो सारा, जैसे रिलेशन हमारा A रिलेटेड टू R है तो पहले एलिमेंट को हम क्या पुट कर देंगे? A0 पुट कर देंगे, है ना। और यहां से आपको A0 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है ना, A0 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जब यहां पे बना लोगे तो इस वाले में किसका कलेक्शन आएगा? B का सारा कलेक्शन आएगा, है ना। तो यही इसका क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग A0, है कि नहीं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है वो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार 11 में क्या है। तो 11 में बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, है ना। सेट देखो यहां पे सेट क्या डिफाइन किया हुआ है? सेट ए ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, है ना। सेट ए हमारा क्या है? देखो सेट ए यहां पे हमें डिफाइन किया हुआ है पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना। तो एक
प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या है हमारा, सेट ए है, ठीक है। और यहां पे जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वो दो पॉइंट P और Q के बीच में रिलेशन डिफाइन किया है। और P और Q के बीच में रिलेशन किस तरीके से है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। यानी OP इक्वल टू OQ, है कि नहीं, यही मतलब है। डिस्टेंस को अगर मैं मॉड से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा, है ना। तो O हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जयश्री, समझ में आया। मैंने ये क्या लिखा, O को यहां पे मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। O इज ओरिजिन एंड ये जो OP है, OP का मॉड जो है इसको हम क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। कंप्लीट डिसीजन कर लेते हैं। तो फिर देखो, तो उसके बाद इसमें बोल रहा है पहला पार्ट कि हमें इसको क्या शो करना है, शो दैट द इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो चेक कर पाए होगे, है ना। पहला क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं इसी को लिखूं तो यहां पे क्या होगा, P रिलेटेड टू Q, है ना। और अगर पहला रिफ्लेक्सिव वगैरह सारा चेक हो गया है तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, फिर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड थर्ड ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ शायद आपने चेक कर लिया है, इस वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि फर्दर शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट P विथ ओरिजिन, ऑल related to the point P not equal to 0 is a circle passing through P is with origin as center. So that this set of all the points related to point P is a circle passing through the origin as the center, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, डेफिनेशन हमारा क्या है, डेफिनेशन हमारा ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, किसी भी दो पॉइंट का, तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज देखो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P, है ना। हमें पॉइंट P से रिलेटेड सारे पॉइंट का कलेक्शन खोजना है, यानी आपको एक्चुअली में निकालना क्या है, क्लास ऑफ P कैलकुलेट करना है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यानी बोल रहा है कि P से रिलेटेड सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा। तो देखो इस वाले पॉइंट में यही बोल रहा है, शो दैट दिस सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P। तो मैंने क्या किया, पॉइंट P को फिक्स कर देंगे, है कि नहीं। तो पॉइंट P को हमने फिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस Q जो पॉइंट है इसका कलेक्शन खोजना है कि Q क्या हो सकता है कि नहीं। और Q थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैंने P को फिक्स कर दिया, है ना, यहां पे देखो कहीं पे ओरिजिन है और यहां पे कहीं पे पॉइंट P है कि नहीं। तो हमें ऐसा Q खोजना है जिसका इस P को मैंने फिक्स कर दिया, तो P से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला एक डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। ये हमारा ओरिजिन है, तो ये देखो पहला वाला पार्ट तो हमारा ट्रू हो गया। अब हमें P से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को खोजना था ना, तो P से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को खोजोगे तो वो क्या बोल रहा है कि इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज ए सेंटर, ठीक है। तो अब अगर आप, हमें ऐसा पॉइंट Q आपको बताना है, ठीक है। यहां पे देखो आपको Q के बारे में बताना है, ठीक ना। तो Q सोचो, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से गिवन पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से ही गिवन पॉइंट Q के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने P पॉइंट को तो फिक्स कर दिया, तो P पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारा आ गया। अब इसी प्लेन में अगर आपको कहीं और एक पॉइंट लेना है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम इसी के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। कहीं और पॉइंट लोगे तो ये होगा, कहीं और पॉइंट लोगे तो इस तरीके से होगा, दिख रहा है आपको। तो ये सारा पॉइंट किसका लोकेशन है, Q का लोकेशन
है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, एक सर्कल मिलेगा जो पॉइंट P से पास करेगा और उसका ओरिजिन कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। जैसे ही समझ में आया, है ना। तो यही सेकेंड वाला पार्ट यही बोल रहा है कि ये जो है, ये इसका एक इस टाइप से एक सर्कल आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बस डेफिनेशन जो बोल रहा है उस डेफिनेशन को आप क्या करो, सेटिस्फाई कराने का ट्राई करो, ठीक है। फिगर के थ्रू समझ में आ गया क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल आर। अरुंधति, जयश्री बताओ इस वाले पार्ट में क्या प्रूफ नहीं हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं हो रहा है। सिमिलर टू इन इक्विवेलेंस कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 8, 7 एंड T, ठीक है। विच ऑफ द ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। हाँ बताओ 12 में क्या दिक्कत है, इक्विवेलेंस में प्रॉब्लम हो रहा है या किस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास जो सेट ए है वो सेट ए क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल, कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। यहां पे जो रिलेशन हमें डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन इस सेट से दो ट्रायंगल चूज किया T1 और T2, है ना। और इस तरीके से चूज किया कि T1 और T2 क्या है, सिमिलर टू, एक दूसरे का सिमिलर है। T1 इज सिमिलर टू T2। बताओ इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं हो रहा है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, T1 रिलेटेड टू T2, ठीक है। और T1 रिलेटेड टू T2 किस तरीके से है, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। पहला पार्ट अगर आप रिफ्लेक्सिव पे जाओगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, T1 रिलेटेड टू T1, ठीक है। तो इस वाले में T1 का डेफिनेशन पुट कर दो, T1 इज, देखो T1 इज सिमिलर टू, T1 इज सिमिलर टू T1। देखो T2 की जगह पे T1 पुट कर दिया, और एक ट्रायंगल खुद का तो सिमिलर होता ही है ना। तो पहला तो रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबको। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, T2 रिलेटेड टू T1, है ना। T1 और T2 का मैंने प्लेस इंटरचेंज कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, क्लियर हो रहा है। और थर्ड पार्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो एक मैंने T1 रिलेटेड टू T2 ले लिया, और दूसरा मैंने T2 रिलेटेड टू T3 ले लिया, है ना। तो T1 और T2 के बीच में रिलेशन किस टाइप से है, T1 एंड T2 आर, T1 इज सिमिलर टू T2, और इसमें क्या होगा, T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। ये दोनों चीज हमारा क्या है, गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा, है ना। हमें शो क्या करना होगा, शो दैट T1 इज रिलेटेड टू T3, है ना। और T1 T3 रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, T1 इज सिमिलर टू T3। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तक हमने इसको प्रूफ नहीं किया, तो इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इस दोनों कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले वाले कंडीशन से क्या बोल रहा है, T1 इज सिमिलर टू T2, याद है। और T2 किसके सिमिलर है, T2 इज सिमिलर टू T3। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T3, है ना। जिसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस है। क्लियर हो गया, जयश्री, अरुंधति, समझ में आ रहा है ना। और सेकेंड वाले पार्ट में क्या कर रहा है,
कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 T2 T3, ठीक है। इसने तीन ट्रायंगल इसने ले लिया जिसका उसने साइड हमें दे रखा है कि नहीं। तो देखो T1 T2 T3 को अगर लिखोगे तो T1 किस टाइप का होगा, T1 एक ट्रायंगल है जिसका इस टाइप से है, एक 3 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है। दूसरा एक ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ 6 8 10 है, 6 8 10, ठीक है। और एक और ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ कितना है, साइड लेंथ है 5 8 13, ठीक है। इसका 6 8 10 है और ये 5 8 13 है, 5 8 13 ऐसा कुछ है, 5 12 13, ठीक है। तो ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T3 हो गया, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा किसके साथ रिलेटेड है। तो रिलेशन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, देखो रिलेशन हमारा डिफाइन है कि T1 और T2 क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। और सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन याद है आपको, 10th में आपने किया होगा, लिख लो अगर याद नहीं है तो, है ना। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है ना। रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी सेम, यानी AB का AB डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय EF, ठीक है, ये हो सकता है। और AC डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू DF डिवाइडेड बाय EF, ठीक है। और थर्ड क्या बोल सकते हो, AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय DF, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लोगे तो वो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इस वाले में देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो अब चेक करो कि इसी हाइट और बेस का रेशियो किसमें आपका 4/3 फिर से आ रहा है। तो इसमें देखो नहीं आ रहा है, इसमें आप करोगे तो यहां पे आ जाएगा, है ना। तो यहां पे भी रेशियो कितना है, 4/3 है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस दोनों का रेशियो लेते हो तो कितना आ जाएगा, 3/5। तो इसमें चेक करो कहां पे 3/5 आ रहा है, फिर इसमें आएगा। तो यानी T1 सिमिलर टू T3 है। तो कौन किसके साथ रिलेटेड है, T1 इज रिलेटेड टू T3। क्लियर है, जयश्री अरुंधति क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, होप, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फिर से अपने ओरिजिनल थ्योरी वाले पार्ट पे, रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंस क्लास देखा और इक्विवेलेंस रिलेशन देखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस वाले क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन के बारे में डिटेल में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, 11th में हम लोगों ने डिटेल में सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। यहां पे हमें उसी चीज को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको याद होगा कि फंक्शन भी क्या होता है, अ टाइप ऑफ रिलेशन होता है कि नहीं, याद होगा आपको। फंक्शन भी क्या होता है, अ टाइप ऑफ रिलेशन होता है। और फंक्शन भी हमारा क्या होगा, हमेशा दो सेट के बीच में ही डिफाइन होगा, क्लियर है। और रिलेशन भी क्या होता है, हमारा दो सेट के बीच में ही डिफाइन होता है ना। तो फंक्शन भी दो सेट के बीच में डिफाइन होता है, रिलेशन भी दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। लेकिन क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है। लेकिन हर एक टाइप का रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट बना के लिख लो, फंक्शन, ऑल फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है। ऑल फंक्शन इज अ रिलेशन, बट ऑल रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो सारा फंक्शन आपका रिलेशन है, लेकिन सारा रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है।
अगर मैं आपको एरो डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करूं, ठीक है, एरो डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो रिलेशन हमेशा क्या होता है, दो सेट ए और बी के बीच में डिफाइन होता है ना। तो ये ए और बी है, इसके बीच में किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशन मतलब क्या हो गया कि उसके एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ आप आपस में वो क्या होंगे, रिलेटेड होंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, इस टाइप का रिलेटेड है। तो ये किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया। लेकिन अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो फंक्शन और रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, इसमें भी दो सेट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह चीज ध्यान रखना है कि यहां पे जो आपके पास एलिमेंट है उसका एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक ना। यहां पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, जबकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। यहां पे देखो, इस पॉइंट का या इस एलिमेंट के, ये एलिमेंट कितने पॉइंट से रिलेटेड है, दो पॉइंट से रिलेटेड है, एक यहां पे और एक यहां पे, इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो हर एक एलिमेंट का क्या है, यूनिक इमेज है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इमेज है ना, देयर शुड बी यूनिक इमेज ऑफ द एलिमेंट सेट ए, ठीक है। तो सेट ए के बेसिस पे हम यहां पे फंक्शन देख रहे हैं। तो इस सेट में है ना, यहां पे हम इसको फंक्शन बोलेंगे, है ना। तो फंक्शन ए टू बी मतलब क्या हो गया कि पहला सेट हमारा ए हो गया। तो इसी सेट में हमें डोमेन भी पता चलेगा। याद होगा आपको कि डोमेन वगैरह हमने कैसे निकाला था, रेंज हमारा इस वाले पार्ट में होता है, ठीक ना। और कोडोमेन हमारा यहां पे इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। तो आपको याद होगा, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं, है ना। जैसे हमारे पास ये एक मैंने एलिमेंट लिया, ये मैंने एक रिलेशन लिया और चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो यहां पे अगर हमारे पास मान लो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां पे हमारे पास मान लो 3 एलिमेंट है, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर आपको इस टाइप का रिलेशन दे तो हमें यहां पे मैंने मान लिया कि ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इस सेट का, है ना, देखो रिलेशन, ये एरो दिखा रहा है कि कहां से कहां रिलेशन है, ठीक ना। तो इस एलिमेंट का जो एलिमेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप इसका रिलेशन सेट बनाओगे तो रिलेशन सेट क्या होगा, 1 किसके साथ रिलेटेड है, ए के साथ, तो हम क्या लिखेंगे 1 ए। 2 किसके साथ रिलेटेड है, सी के साथ। और 3 किसके साथ रिलेटेड है, डी के साथ, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन सेट हो गया। अब ये क्योंकि रिलेशन तो ऑब्वियसली होगा ही, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, है ना। तो फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट का देखना पड़ेगा कितने इमेज है। तो इस एलिमेंट का कितना इमेज दिखाई दे रहा है, एक ही इमेज दिखाई दे रहा है। इस एलिमेंट का कितना इमेज दिखाई दे रहा है, एक ही इमेज दिखाई दे रहा है। इसका कितना इमेज है, एक ही इमेज है। इमेज मतलब क्या हो गया कि इस सेट का एलिमेंट जो दूसरे सेट से रिलेटेड हो, इस वाले एलिमेंट को इसका क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, है ना। तो यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। इमेज हम किसको बोलेंगे, इमेज देखो, ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1, ठीक है। ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1। तो जब हम इमेज की बात बोल रहे हैं तो इस सेट का देखेंगे कि रिलेशन किसके साथ है ना। तो ये इसके साथ रिलेटेड है, तो इसको हम इसका इमेज बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही C इज कॉल्ड इमेज ऑफ, C किसका इमेज होगा, 2 का। वैसे ही D किसका इमेज होगा, D जो है 3 का इमेज होगा, ठीक है। तो इमेज समझ में आ गया। वैसे ही डोमेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, ठीक है। तो डोमेन हम किसको बोलेंगे, डोमेन में आपको सेट A का वो सारा एलिमेंट खोजना है, ठीक है,
डोमेन में आपको सेट ए का वो सारा एलिमेंट लेना है जो रिलेटेड है, ठीक है। डोमेन में सेट ए का वो सारा एलिमेंट लेना है जो रिलेटेड है। तो देखो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है। सेट ए में एक्चुअली में आपके पास 4 एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन हम चारों एलिमेंट को काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। 4 को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि 4 का कोई रिलेशन ही नहीं है किसी के साथ, है ना। तो जो रिलेटेड हो उसमें सेट ए के एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। रेंज भी इसी तरीके से डिफाइन होता है। रेंज कैसे डिफाइन होता है, सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो रिलेटेड हो। तो देखो सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, ए सी डी। जो बी एलिमेंट है वो बी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है ना। तो अगर बी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो उसको हम यहां पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें डोमेन और रेंज पता चल गया कि कैसे निकालना है। वैसे ही एक और चीज होता है कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन में आप क्या लिखोगे, कोडोमेन में सेकेंड सेट का इस सेट बी का सारा एलिमेंट, है ना, जो रिलेटेड हो या नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस वाले एलिमेंट में आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी आप 11th में कर चुके हो, इसलिए मैंने डिटेल में ज्यादा नहीं बताया, है ना। पुराना वाला कॉपी एक बार निकाल के आप देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो डोमेन को हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज रिलेटेड टू सेट बी, ठीक है। रेंज में क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ, लिख लो डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड टू सेट ए, ठीक है। और कोडोमेन क्या बोलेंगे, जो सेट बी है वही हमारा क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिफाइन किया था। अब अगर ये हमें फंक्शन देखना है तो ये वाला क्या है, फंक्शन है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फंक्शन। ये क्या है, आपका फंक्शन है ना। आप चेक करके बता सकते हो क्योंकि एक पॉइंट का क्या है, एक ही इमेज है, ठीक है। अगर मैं आपको 2-3 ग्राफ और प्लॉट करके देता हूं, ठीक है, और आप मुझे चेक करके बताओ, मैं 2-3 ग्राफ और प्लॉट कर देता हूं, आप मुझे चेक करके बताओ कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसी टाइप से मैं एरो डायग्राम शो कर रहा हूं, उस वाले डायग्राम में बताओ, चेक वेदर फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो फंक्शन है या नहीं, बस मैं इसको चेक करने का ट्राई कर रहा हूं। देखो अगर मैंने 2 सेट ये लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। यहां पे मैं एलिमेंट्स को डॉट से शो कर रहा हूं, ठीक। एलिमेंट क्या है वो मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये एक रिलेशन इस टाइप से दिया हुआ है, ये जहां जहां पे रिलेटेड है वहां पे डॉट है। बताओ ये पहला वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। ये सेट ए है और ये सेट बी है, बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। बताओ फर्स्ट सेकंड वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा। सेकंड, फर्स्ट वाला फंक्शन है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट फंक्शन है या नहीं कैसे पता करेंगे। तो हर एक पॉइंट का इमेज देखो, है ना। हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। तो देखो इस पॉइंट के कितने इमेज है, इस पॉइंट का ये भी इमेज है और ये भी इमेज है ना। तो एक ही पॉइंट के मुझे 2 इमेज दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है ना। ये क्या है, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है। बाकी एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी पॉइंट पे आपको एक से ज्यादा इमेज मिल गया तो वो क्या है, फंक्शन नहीं है। इस वाले में देखो इस पॉइंट के कितने इमेज है, एक ही इमेज है। इस पॉइंट के कितने इमेज है, एक ही इमेज है।
इस पॉइंट के कितने इमेज है, एक ही इमेज है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, है ना। ये फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रिलेशन होगा। इस वाले में देखो इस पॉइंट के कितने इमेज है, एक ही इमेज है, तो यहां तो सही है। इस वाले में देखो इस पॉइंट के कितने इमेज दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट का 2 इमेज दिखाई दे रहा है, तो ये वाला तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस वाले में देखो हर एक पॉइंट का एक ही इमेज है, तो ये भी क्या है, हमारा फंक्शन है ना। तो फंक्शन आपको क्लियर होगा कि फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसी में हमने फंक्शन को 2-3 टाइप से डिफाइन किया था, ठीक है। इसी में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को हमने 3-4 टाइप में हमने डिफाइन किया था। किस किस टाइप में, एक था 1-1 और मेनी वन, ठीक है, और दूसरा था ऑन टू और इनटू, ठीक है। 1-1 और मेनी वन। 1-1 और मेनी वन का मतलब क्या हो गया कि आपका एक सेट का एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ ही हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 बोलेंगे। और अगर एक सेट का एक के साथ, एक के ज्यादा के साथ रिलेशन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू और सॉरी मेनी वन बोलेंगे, ठीक है। जैसे देख लो यहां पे मेरे पास 2 सेट है ए और बी। यहां पे देखो हर एक एलिमेंट का हमारे पास कितने रिलेशन है, एक ही रिलेशन है, ठीक है। यहां पे हमारे पास कितने रिलेशन है, एक पॉइंट का एक ही रिलेशन है। इस वाले में देखो ठीक है, यहां पे देखो ये वाला फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। 1-1 मतलब इस तरफ के एक एलिमेंट का इस तरफ के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। और इस तरफ देखो यहां पे 2 एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन, है ना। मेनी वन मतलब समझ में आया, वन क्यों बोल रहे हैं मेनी वन, मेनी मतलब इस तरफ एक से ज्यादा एलिमेंट का इस तरफ एक ही इमेज है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन, ठीक है। ऑन टू और इनटू हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर हमारे पास 2 सेट ए और बी है, ठीक है, यहां पे देखो इस टाइप से मान लो कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये जो 1-1 और मेनी वन है ये हम किस तरफ से देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेट ए, ठीक है। तो यहां पे हम सिर्फ सेट ए का इमेज देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम किसका इमेज देखते हैं, सेट बी के बेसिस पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट थे, ठीक ना। सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, ठीक है। सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है हमारा, ऑन टू है। और इसमें देखो अगर मान लो कि मैंने इस तरीके से रिलेशन बनाया है 3 टाइप का, ठीक है। यहां पे देखो हमारे पास डोमेन में, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और रेंज में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना। तो यहां पे रेंज क्या है, रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था जो हमने 11th में किया था, ठीक है। और वहां पे मैंने डिटेल में ग्राफ व्राफ के थ्रू भी आपको बताया था कि कैसे हम 1-1 ऑन मेनी वन, ऑन टू, इनटू वगैरह हम चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उस वाले पार्ट को फिर से रिवाइज करके देखना कि उसमें हमने कैसे किया था। वहां पे मैंने सब कुछ बेसिकली आपको कैसे बताया था, ग्राफ के थ्रू ही बस बताया था कि ग्राफ के थ्रू हम ये सब चीजें कैसे चेक करते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने डिटेल में नहीं बताया था। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि मान लो कि अगर हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो हम विदाउट ग्राफ कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 1-1 और मेनी वन को अगर हमें चेक करना है, ठीक है, 1-1 और मेनी वन को अगर चेक करना है, तो यहां पे मैंने 1-1 और मेनी वन को चेक करने के लिए मैंने आपको एक 11th में एक टेस्ट भी बताया था। कौन सा टेस्ट था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, है ना, याद है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और अगर ये कर्व को एक पॉइंट पे कट करता है
तो ये क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, याद होगा आपको, ये चीज मैंने वहां पे डिस्कशन किया था। और अगर आपके पास कोई ऐसा कर्व हो, ठीक है, अगर आप यहां पे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और ये कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब हम इसी चीज को विदाउट ग्राफ हम समझने का ट्राई करेंगे कि अगर हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे 1 1 और मेनी वन फंक्शन को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन एक लिख लेते हैं, है ना। यहां पे हमें यही दो चीज सीखना है। ठीक है, कि अगर आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 1 और मेनी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं 1 1 का। ठीक है, 1 1 और मेनी वन। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि 1 1 और मेनी वन में बस हमें कोई एक चेक करने की जरूरत है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, मेनी वन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। हमें पता है क्योंकि ये फंक्शन के लिए डिफाइन है, तो फंक्शन क्या होगा, 2 पॉइंट पे 2 सेट में डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो हमने फंक्शन को किससे डिफाइन किया, a और b से डिफाइन किया। और इस फंक्शन को अगर हम 1 1 बोल रहे हैं, इज सेड टू बी 1 1। ठीक है, 1 1 को हम यहां पे ये चीज ध्यान रखना, 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज, ये वाला वर्ड याद रखना इंजेक्टिव का। ठीक है, क्योंकि बुक में आपको यही वर्ड मैक्सिमम या एग्जाम में वो इंजेक्टिव वर्ड ही यूज करता है। ठीक है, 1 1 भी यूज करता है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे इंजेक्टिव भी यूज करता है। तो 1 1 को ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम ये है। ठीक है, तो अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 if the image of a distinct element, if the image of the distinct image of the distinct elements of set A, ठीक है, distinct elements of set A under F are distinct, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने फंक्शन को कैसे आपको बताया कि ये इसका 1 1 का डेफिनेशन है। ठीक है, हम यहां पे सिर्फ 1 1 ले रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने सिर्फ 1 1 क्यों डिफाइन किया, क्योंकि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा। तो सिर्फ आपको 1 1 चेक करना है, अगर 1 1 होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए हमारा कौन सा है, ये वाला सेट है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन एक्चुअली में डिफाइन है ए टू बी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि सेट ए से आपको 2 एलिमेंट चूज करना, और डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा कि अलग अलग। ठीक है, तो अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट चूज करते हैं किसमें, ए में, है ना, लेट x1, x2 बिलोंग टू ए। ठीक है, x1, x2 बिलोंग टू ए, इस सेट से हमने 2 एलिमेंट चूज किया ए, है ना। और अब मुझे बताओ कि बोल रहा है कि इमेज ऑफ दी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमने 2 एलिमेंट चूज किया पहले, है ना, और इस दोनों एलिमेंट का इमेज क्या होगा, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2। क्लियर है, ये अगर मैं इसको x1 लिख रहा हूं, है ना, तो इसका इमेज क्या होगा, f ऑफ x1, और x2 का इमेज क्या होगा, f ऑफ x2, है कि नहीं। ये देखो मैंने दोनों पॉइंट का इमेज लिखा,
और ये दोनों चीजें हमें क्या बता रहा है कि ये दोनों चीजें क्या बता रहा है कि ये दोनों इमेज क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। ये दोनों इमेज अंडर एफ, मतलब यही एफ का बात है ना। ये दोनों इमेज क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, है ना। यानी अगर आप दो एलिमेंट सेट ए से चूज करते हो और उसका इमेज आप निकालते हो तो वो दोनों इमेज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं। अलग अलग होना चाहिए, इसका मतलब कि ये दोनों चीजें डिफरेंट है, होना चाहिए अगर वो 1 1 है तो। लेकिन अगर डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा, मान लो कि अगर हमने f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दिया, ठीक है। इस चीज को समझने का ट्राई करो। मैंने f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा फंक्शन 1 1 है, ठीक है, 1 1 का आपको डेफिनेशन पता है ना, कि एक पॉइंट का एक ही इमेज होगा। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ठीक है। और ये दोनों चीजें एक डिफरेंट आना चाहिए था। ये क्या होगा, f ऑफ x1 और ये क्या होगा, f ऑफ x2। अगर मैं इन दोनों को सेम कर देता हूं, ठीक है, मैंने इस दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने का मतलब इस दोनों पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं, है कि नहीं। इन दोनों पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है और ये दोनों चीज को अगर आप सेम कर दोगे तो इस तरफ वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अगर आपका ऐसा सिचुएशन होता है, आपने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को सेम किया और इस तरफ वाला सेम नहीं आया, है ना, इस तरफ वाला सेम नहीं हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, आपका मिनी 1 बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ये आप सेम करोगे तो ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दो एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका आप इमेज कैलकुलेट करो और उस दोनों को इक्वेट करो, और इक्वेट करने के बाद आप अगर ये प्रूफ कर पाते हो कि x1 इक्वल टू x2, है ना, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, देन हम क्या बोल सकते हैं, f इज 1 1 फंक्शन, है ना। अदरवाइज f विल बी मेनी 1, f विल बी मेनी 1। क्लियर हुआ डेफिनेशन, है ना। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन का, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन है। अगर आपको 1 1, अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा, मिनी 1 बन जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन है 1 1 का, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैं इन जनरल कोई एक फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, मैं कोई एक फंक्शन ले लेता हूं और उस फंक्शन में आपको मैं चेक करके बताता हूं कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारा एक फंक्शन है जो n to n में डिफाइन है। फंक्शन हमारा कहां डिफाइन है, n to n में डिफाइन है, ठीक है। और फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, fx इक्वल टू ट्वाइस x, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1 में n to n में डिफाइन है। हमें ये चेक करना है कि चेक f इज 1 1 और मेनी 1, ठीक है। हमें ये चेक करके बताना है कि f हमारा 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे f हमारा 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। तो ये अगर हमें चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। हमें पहला सेट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो एलिमेंट चूज कर रहा हूं, x1 x2 बिलोंग टू फर्स्ट सेट। इस वाले सेट से मैं n चूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो फर्क नहीं पड़ता। f ऑफ x1 इक्वल टू x1 x2 बिलोंग टू n। अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ x1 कैलकुलेट करूंगा, कितना हो जाएगा, 2 ऑफ x1। क्लियर है क्या, मैंने क्या किया, f ऑफ x1 कैलकुलेट किया, तो f ऑफ x1 कितना हो गया, f ऑफ 2 ऑफ x1, क्योंकि हमारा fx इस तरीके से डिफाइन है। f ऑफ x2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x2, ठीक है। और मैं क्या चेक करूंगा, f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2,
ठीक है, यहां से देखो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू चेक करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। दिख रहा है सबको, है ना, मैंने क्या डिफाइन किया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। देखो हमें यही चीज तो प्रूफ करना था, अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर ये चीज हमें मिल रहा है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, देखो हमने स्टार्ट यहां से किया था, है ना, हमने इसको एज्यूम किया, है ना, इसको हमने एज्यूम किया और हमारा रिजल्ट देखो क्या आ गया, ये चीज आ गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स इज 1 1। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स वन ट्वाइस एक्स इक्वल टू 1 1। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको उसमें थोड़ा सा बेटर तरीके से एक्सप्लेन होगा। एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हमारा डिफाइन है आर टू आर में, ठीक है, और फंक्शन में क्या चेक ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन में एक्स स्क्वायर ले रहा हूं। इस वाले पार्ट में मैं पहले एन टू एन लेता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट में देखो, और इसी का सेकंड का केस हम आर टू आर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एन टू एन ले रहा हूं, फंक्शन मेरा ये डिफाइन है, ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 1 1 है और या मेनी 1 है, ठीक है। तो पहली चीज कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, फिर से वही चीज कि आपको करना क्या है, इस पहले वाले सेट में 2 एलिमेंट चूज करना है। तो यहां से मैं 2 एलिमेंट चूज कर रहा हूं, x1 और x2, ठीक है। x1 इक्वल टू x2 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। मैं इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करूंगा, इमेज कैलकुलेट करूंगा। तो पहला का इमेज क्या आ गया, एफ ऑफ x1, और दूसरा का इमेज क्या आ गया, x2 स्क्वायर, ठीक है। और मैं ये चेक कर रहा हूं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, है कि नहीं। अगर ये चीज इक्वल होता है और x1 इक्वल टू x2 आ जाता तो मैं फिर आगे कंक्लूड कर सकता हूं, एफ ऑफ x1 स्क्वायर एफ ऑफ x2 स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहां से बताओ कि क्या ये वाला चीज 0 हो सकता है, क्या ये वाला टर्म 0 हो सकता है, क्या ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है, यहां से देखो 2 कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं प्रूफ कर पाऊंगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है। यहां से देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मेरा x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो 2 नेचुरल नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहां से देखो सिर्फ हमारा, मैंने जब ये कंक्लूड किया तो यहां से मेरा क्या कंडीशन आ गया, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब जो हमारा ये f है, ये f डिफाइन फ्रॉम n टू n, और fx जो हमारा डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। ये क्या है हमारा 1 1 फंक्शन है। क्लियर है सबको, कैसे डिफाइन किया मैं समझ में आ गया। और इसी सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे सेट में लेके आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, अब मैंने बस सेट को चेंज किया। पहले वाले में मैंने n टू n लिया था, अब मैं r टू r ले रहा हूं, ठीक है, और फंक्शन में एक्स स्क्वायर ही ले रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन फिर से सेम है, आपको चेक करना है 1 1 है या मेनी 1 है ना। अब देखो फिर से मैं क्या करूंगा, 2 एलिमेंट चूज करेंगे, कहां से, इस वाले सेट से। तो यहां से मैंने चूज किया x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर, है ना। इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग में इमेज कैलकुलेट करूंगा, x1 स्क्वायर x2 के कॉरस्पॉन्डिंग x2 स्क्वायर, ठीक है। और इस दोनों को अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 की वैल्यू कितनी है, देखो प्रोसेस और स्टेप सेम है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो लास्ट वाले एग्जांपल में भी मैंने यहां तक किया था, सेम प्रोसेस था, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहां से मेरे पास 2 केसेस आया था, है ना। पहला केसेस क्या होगा, पहला केस होगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, है ना। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं,
x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब ये x1 प्लस x2 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कैसे पता चला? ये क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कैसे पता चला? क्योंकि हमारा x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। और अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो ऐसा रियल नंबर आप सोच ही सकते हो जिसका सम 0 हो जाए, है ना। तो ये वाला केस भी पॉसिबल है। तो देखो हमने यहां से स्टार्ट किया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, लेकिन हमें यहां से देखो क्या कंडीशन मिल रहा है? ये कंडीशन मिल रहा है और ये कंडीशन मिल रहा है ना। यानी क्या हमें सिर्फ x1 इक्वल टू x2 मिला? नहीं मिला। x1 इक्वल टू x2 तो होगा ही, साथ साथ x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है कि नहीं। तो जो हमारा 1 का डेफिनेशन था वो यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? fx डिफाइन फ्रॉम r टू r, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, देखो मैंने सेट चेंज किया है, सेट चेंज करने के कारण ये फंक्शन अब 1 नहीं रहा। तो ये फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्चुअली में क्या है? इज मेनी वन फंक्शन, है ना। तो देखो हमने ये स्टार्ट तो किया, लेकिन स्टार्ट करने के साथ हमें इस टाइप का 2 रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, और ये दोनों रिलेशन ट्रू हो सकता है कि नहीं? दोनों रिलेशन ट्रू हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? तो कैसे हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है 1 और मेनी वन, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ के थ्रू देखा था कि कैसे हम फंक्शन को 1 और मेनी वन चेक करते हैं। अब आप पर्टिकुलरली फंक्शन के थ्रू भी देख सकते हो कि आपका फंक्शन 1 होगा या मेनी वन होगा। ठीक है, तो आप यहां तक हम आज इसको रख रहे हैं 1 मेनी वन का। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप ये 2-3 क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसको डिस्कशन करा दूंगा, है ना, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन है, पहला फंक्शन n टू n और fx मेरा x क्यूब है। ठीक है, सेकेंड f z टू z fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और थर्ड फंक्शन r टू r fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और x की पावर 4 कर लो। ठीक है, पावर 4 कर लो, तीनों में पावर 4 चेक करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये सारा फंक्शन चेक करके बताना है कि ये 1 है और मेनी वन है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है, ये 3 क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बस सब में सेट्स डिफरेंट हमने यूज किया है। ठीक है, तो इन सब सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करो, फिर इसमें कुछ डाउट होता है तो हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क आज कुछ भी नहीं है ना, किसी चैप्टर में कंप्लीट कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को आगे कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आप लोग रिवाइज करते रहो। ठीक है, सैटरडे को उसका हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।